एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में हमारा आज का टॉपिक रहेगा उपसर्ग का। आपको संस्कृत में महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बहुत अच्छे तरह से समझा दिए गए हैं। पहले ही एक वीडियो आपका अपलोड हो चुका है संस्कृत का, जो कि थोड़ा बड़ा वीडियो है, लेकिन उस एक वीडियो में ही आपके सारे महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार और वर्ण विचार जो होता है वो सारी चीज़ें आपका एक ही वीडियो में संस्कृत वाला जो वर्ण विचार और महेश्वर सूत्र प्रत्याहार ये होते हैं वो अपलोड हो चुका है आपका एक वीडियो, और बहुत अच्छे से उसमें से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपका कभी भी महेश्वर सूत्र या फिर प्रत्याहार या फिर वर्ण विचार से लेकर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय को, और जो कि संस्कृत का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। आप पिछला पेपर उठाकर देखें तो वहाँ पर प्रत्यय से, संस्कृत के प्रत्यय से लगभग दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोचें आप, एक ही टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन में से, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। क्योंकि संस्कृत में आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है सुपर टेट के लिए, आपको सिर्फ मेन चीज़ें ही पढ़ना है, और जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी और बहुत ईजी वे में पढ़ाई जाएंगी, ट्रिक के साथ पढ़ाई जाएंगी, ताकि आप ईज़िली उसको समझ सकें, पढ़ सकें। क्योंकि जो बच्चे संस्कृत के हैं, जो संस्कृत के स्टूडेंट रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन जो संस्कृत के स्टूडेंट नहीं रहे हैं उनके लिए संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए मैं बहुत इजी वे में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी संस्कृत के। और आपको सुपर टेट के लिए संस्कृत में क्या क्या पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें, वो सारे वीडियो आपके बिल्कुल टाइम से ही अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है और आपके संस्कृत के बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं आएंगे, और जो मेन टॉपिक हैं आपके सिर्फ उन्हीं के ही वीडियो आएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा डीपली संस्कृत को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका, आप उसको ज़रूर देखें। आज का वीडियो उपसर्ग का होगा और नेक्स्ट वीडियो होगा प्रत्यय का, क्योंकि प्रत्यय का वीडियो एक पार्ट में नहीं बन सकता है, क्योंकि प्रत्यय बहुत सारे हैं और उनको बहुत इजी वे में आपको पढ़ाऊंगी मैं, तो उसके लिए 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं। इसलिए आज हम उपसर्ग सिर्फ पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम बहुत आसान और इजी वे में और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आज हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि उपसर्ग कितने हैं और उनको हम किस तरह से याद करें, या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उपसर्ग से रिलेटेड। तो बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसर्ग को। उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग जो है इसमें अगर उपसर्ग पूछा जाए, उपसर्ग में भी उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग में उप जो है वो उपसर्ग है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ जाने वाला नहीं है, बस इतना जान लीजिए। उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के, किसी भी धातु के पहले लगते हैं। मान लीजिए ये शब्द है और यहाँ पर इधर साइड लगते हैं उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा किसी भी धातु की, किसी भी शब्द के पहले यानी कि आगे लगे रहते हैं, यानी कि पहले लगते हैं, और किसी भी शब्द में जुड़कर उसको एक बिल्कुल नया अर्थ दे देते हैं उपसर्ग। उपसर्ग में कई बार सर्ग का अर्थ पूछा गया है, पिछले बहुत से एग्जाम्स जो हुए हैं तो उनमें संस्कृत में कई बार उपसर्ग में सर्ग का अर्थ पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखें, उप का अर्थ होता है समीप, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपसे एग्ज़ाम्स में सीधे कोई वर्ड देकर उसमें आपसे उपसर्ग पूछ लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें से मूल शब्द पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपको पर्यावरण लिखा हुआ है तो आपसे पर्यावरण में मूल शब्द पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, ये पूछ सकते हैं, या फिर उपसर्ग में सर्ग का अर्थ भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपसे किसी भी शब्द में सीधे उस शब्द में लगा हुआ उपसर्ग पूछे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो भी चीज़ हम पढ़ें उसको पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी से पढ़ें, सारी चीज़ें उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज जब हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग के बारे में भी हमें सब पता होना चाहिए। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना, यानी उपसर्ग किसी भी शब्द में जब जुड़ जाते हैं तो एक नए अर्थ की रचना करते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल देते हैं जब उसमें कोई भी उपसर्ग लगता है। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे आपको उदाहरण भी देंगे और उदाहरण में आपको 3 अलग अलग उपसर्ग जोड़कर दिखाऊंगी मैं कि कैसे किसी एक शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। यानी उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़कर अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं, यही उपसर्ग होते हैं और शब्द में पहले लगते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख भी दिया है। कई बार ऐसा होता है कि बोलने में आवाज़ में कहीं पर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए या फिर दिक्कत हो सकती है, आपको कुछ समझ में ना आए, इसलिए मैंने सारा कुछ नोट कर दिया है, लिख दिया है, ताकि आप इजीली नोट बना सकें। तो यहाँ पर देखें, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि या रचना, क्योंकि कई बार सर्ग का अर्थ पूछा गया है, तो सर्ग का अर्थ है सृष्टि या रचना। उपसर्ग शब्द में आगे जुड़ता है और अर्थ बिल्कुल बदल देता है। उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, हार एक शब्द है, मूल शब्द है। ठीक है, हार जो है एक शब्द है, मूल शब्द है और इसका अर्थ है पराजय। सभी को पता है हार का अर्थ होता है पराजय। अब इसमें हम 3 अलग अलग उपसर्ग को जोड़कर बताएंगे कि कैसे अर्थ बिल्कुल बदल जाता है उपसर्ग के लगने से। प्रत्यय जो होते हैं उनके लगने से अर्थ बिल्कुल कई बार नहीं बदलता है। ठीक है, और कई बार क्या मोस्टली बदलता ही नहीं है। ठीक है, अर्थ नहीं बदलता है प्रत्यय लगने से। कई बार चीज़ें विशेषण में बदल जाती हैं, कई बार चीज़ें भाववाचक संज्ञा में बदल जाती हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अर्थ बिल्कुल से नहीं बदलता है। लेकिन उपसर्ग लगने से कई बार शब्दों का अर्थ, कई बार क्या मतलब मोस्टली उपसर्ग लगने से अर्थ बदल ही जाता है किसी भी शब्द में। तो यहाँ पर देखें, हमने हार, जो हार का अर्थ होता है पराजय, तो हार में हमने जब प्र उपसर्ग लगाया तो हो गया प्रहार। अब देखिए, पराजय और प्रहार में कितना अंतर है। पराजय मतलब हार और प्रहार का मतलब होता है चोट करना। तो हार में जब हमने प्र उपसर्ग लगाया तो अर्थ बिल्कुल बदल गया और पराजय से अर्थ क्या हो गया, चोट करना। अब इसी हार में, यानी कि पराजय जिसका अर्थ है, और उसी हार में हम वी उपसर्ग जोड़ दें तो हो जाता है विहार और इसका अर्थ हो जाता है घूमना फिरना। ठीक है, अब इसी हार में जिसका अर्थ है पराजय, इसी हार में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया, आहार हो गया। यानी कि आहार जो भी हम ग्रहण करते हैं, भोजन या खाना। ठीक है, तो अब आप देखें कि हार में, हार जिसका अर्थ था पराजय, इसी हार में हमने 3 अलग अलग उपसर्ग जोड़े और तीनों ही में अर्थ जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं, यानी अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। तो आपने देखा कि उपसर्ग लगने से किसी भी शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अलग अलग उपसर्ग से, एक ही शब्द में हमने लगाए हैं अलग अलग उपसर्ग और सभी के अर्थ बिल्कुल बदल गए हैं। तो उपसर्ग लगने से आपसे कई बार पूछ सकते हैं, एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि ऐसा कौन सा उपसर्ग या प्रत्यय में से क्या है जिसके लगने से शब्द का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो वो उपसर्ग होता है जिसके लगने से जो शब्द है उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, तो वो उपसर्ग होता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उपसर्ग में उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना, और उपसर्ग हमेशा पहले या आगे लगते हैं शब्द के, और जिस भी शब्द में उपसर्ग लगते हैं उसका अर्थ वो बिल्कुल बदल देते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब आप देखिए, कई बार पूछा जाता है कि किसी भी शब्द में इसमें कितने उपसर्ग हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द देंगे, मान लीजिए दुर्व्यवहार दे दिया है उन्होंने और पूछा है दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको संधि विच्छेद करना होगा। तो आप सारे उसमें जो है जितने भी उपसर्ग लगे हैं वो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर, उपसर्ग ज़रूरी नहीं है कि उपसर्ग एक ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उपसर्ग एक ही हो, उपसर्ग एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, पर्यावरण, आपने हिंदी में पढ़ा होगा परि प्लस आवरण, लेकिन उसको अगर बिल्कुल अच्छे से हम संधि विच्छेद करें तो परि प्लस आवरण नहीं होता है। ठीक है, पहला होता है परि, फिर प्लस, फिर आ, फिर प्लस, फिर वर्ण, यानी कि इसमें मूल शब्द है वर्ण। कई बार मूल शब्द भी पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ पर भी ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी शब्द में उसका मूल शब्द क्या होगा, इस पर भी आप ध्यान ज़रूर दें उपसर्ग पढ़ते समय। ठीक है, तो जैसे पर्यावरण है, इसमें मूल शब्द अगर पूछा जाए एग्ज़ाम्स में आपसे, तो आप सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, परि मिलेगा, फिर आ मिलेगा और वर्ण मिलेगा। तो आप इजीली समझ पाएंगे कि इसका मूल शब्द क्या है, वर्ण है। इसी तरह से दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, एक तो दुर,
ये भी संस्कृत का उपसर्ग है, वी ये भी संस्कृत का उपसर्ग है और अब ये भी संस्कृत का उपसर्ग है। तो आप देखें दुर्व्यवहार शब्द में 3 उपसर्ग लगे हैं। अगर आपसे एग्जाम्स में दुर्व्यवहार देते हैं कि दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग लगे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं दुर्व्यवहार में 3 उपसर्ग लगे हैं। पहला दुर, फिर वी और अब, ये 3 उपसर्ग लगे हैं दुर्व्यवहार में। और मूल शब्द क्या है? हार। अभी आपने जैसे कि ऊपर देखा हार मीन्स पराजय, और हमने उसमें 3 अलग अलग उपसर्ग लगाए थे, तीनों का अर्थ बिल्कुल बदल गया था। और देखें आप यहाँ पर भी हार मूल शब्द है और इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया है, दुर्व्यवहार हो गया है और इसमें 3 उपसर्ग जुड़ गए हैं एक साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उपसर्ग एक ही होता है, उपसर्ग एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आपने ये देखा दुस्साहस है, दुर्व्यवहार है, पर्यावरण है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगते हैं। तो अगर आपसे उसमें उपसर्गों की संख्या पूछी जाए तो आपको इस तरह से संधि विच्छेद करना होगा, आपको मिल जाएंगे। और अगर उनमें से मूल शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तब भी आपको ये संधि विच्छेद करना होगा, तभी आपको ये मूल शब्द प्राप्त होगा और मूल शब्द आप बता पाएंगे। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, आपको चीज़ों को बिल्कुल एकदम से खोल देना, खोलकर विस्तारित रूप, जैसे आपने मैथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को विस्तारित रूप किसी भी चीज़ का, तो ये विस्तारित रूप समझ लीजिए आप कि दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, अगर आप इसको पढ़कर देखें तो आपके मुंह से जो है दुर्व्यवहार ही निकलेगा, दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार। ठीक है, किसी भी चीज़ को बिल्कुल उसको टुकड़ों में करके पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम मूल शब्द निकाल सकते हैं इस तरह से संधि विच्छेद करके। तो आपने जाना कि उपसर्ग एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा उपसर्ग कितने हैं और उनको किस तरह से हम याद करें। तो संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। देखिए संस्कृत में भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी में होते हैं, विदेशी होते हैं, मतलब 3 तरह के जो है उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग भी कई बार जुड़े रहते हैं, लेकिन संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 22 हैं। ठीक है, तो संख्या आपको याद रखनी है, हो सकता है आपसे संख्या ही पूछ लें कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, आपको ध्यान रखना है। अब हम इन 22 को किस तरह से याद रखें, क्योंकि हमने हिंदी भी पढ़ना है हमको, तो हिंदी के भी हम उपसर्ग पढ़ते हैं और संस्कृत के भी। तो हिंदी और संस्कृत के जो मिक्स ना हो जाएं उपसर्ग, इसलिए हम इसको किस तरह से याद करें। तो याद करने की ट्रिक आपको बताऊंगी मैं, जिससे 22 जो आपके उपसर्ग हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे ईजिली। तो 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में और इसको याद करेंगे हम 5 10वीं। एक ट्रिक है इससे, जिसमें आपको ध्यान रखना है पी के बाद डबल ए लगना है, पी के बाद सिंगल ए नहीं लगना है पान में। ठीक है, PAAN पान और फिर 10वीं, DUS और फिर वी। DUS तो हो गया 10, ठीक है, DUS क्या हो गया 10 और वी, इसको लास्ट में वी बोल दे, 10वीं, पान 10वीं। ठीक है, पान 10वीं में पढ़ता है, या कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो ट्रिक है पान 10वीं। अब देखिए PAAN पान और 10वीं, इस तरह से आप इसको ध्यान रखें और आप इसकी संख्या भी याद रखें। जैसे P, और ये पान 10वीं क्या है, ये जो P है ये उच्चारण है, यानी वर्ण है। ये P पा का उच्चारण कर रहा है, A आ का उच्चारण करता है, A भी आ का, और N से ना का उच्चारण होता है, D से दा का उच्चारण हो सकता है और डा का भी, लेकिन यहाँ पर दा का होगा। U से यू, ठीक है, S से सा और V से वा। तो ये क्या है, इनसे उच्चारण है, मतलब ये वर्ण है, समझ लीजिए। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना पा से स्टार्ट होने वाले उपसर्ग जो हैं 4 हैं। ए से स्टार्ट होने वाले यानी कि आ से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 7 है। फिर दूसरा आ जो है ये बड़ा वाला आ है और इसका एक ही है, यानी आ ही है वो। और एन से यानी कि ना से जो है स्टार्ट होने वाले कितने हैं, 3 हैं। दा से स्टार्ट होने वाले 2 हैं। यू से स्टार्ट होने वाले 2 हैं। एस यानी कि सा से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, वो भी 2 हैं। और वी यानी कि वा से स्टार्ट होने वाला संस्कृत का उपसर्ग एक ही है। ठीक है, बस ये संख्या आपको ध्यान रखनी है, 5 10वीं याद रखना है। और आपको अब देखिए आप कितनी ईजिली आपको याद हो जाएंगी। ये देखें आप, अलग कलर से मैंने इसलिए लिखा है कि पूरा अगर एक ही कलर से लिखती मैं तो आपका जो है मिक्स हो जाता है वो सब कुछ, और ईजिली हाईलाइट नहीं होता, आपको याद नहीं होता। ठीक है, तो देखिए आप, सबसे पहले था पी,
और पी के नीचे कितने थे अंक 4, यानी पी से स्टार्ट होने वाले यानी पा से स्टार्ट होने वाले उपसर्गों की संख्या कितनी है 4 है। कौन सी है प्रा, परा, परी और प्रति। आपको इसलिए याद हो जाएगा, 2-3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, प्रा, परा, परी, प्रति। ठीक है, प्रा, परा, परी, प्रति, ये पास स्टार्ट होने वाले 4 ही हैं। फिर उसके बाद क्या था ए के नीचे कितना बना था 7, पहले वाले ए के नीचे 7 बना था, यानी ए से स्टार्ट होने वाले यानी कि आ से स्टार्ट होने वाले जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कितनी है 7 है। देखें अति, अभी, अपि, अधि, अनु, अप, अव। ठीक है, तो 7 है ये। और देखिए इस छोटी की मात्रा वाले मैंने सारे पहले लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, और ये 7 ही हैं और सभी देखें आ से ही स्टार्ट हैं, सभी आ से स्टार्ट हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कितने हैं 7 ही हैं और आप इनको 2-3 बार बोलेंगे इसलिए याद हो जाएंगे। अति, अपि, अभि, अधि, अनु, अप, अव। ठीक है, अति, अभि, अपि, अधि, अनु, अप, अव 7 ही हैं और ये आ से स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद आता है, देखिए ये सभी छोटा वाला आ है। ठीक है, और अब देखिए बड़ा वाला आ आता है, यानी दूसरा जो ए बना है उसके नीचे संख्या थी 1 और दूसरे वाले ए के नीचे संख्या थी 1, यानी कि आ, इसका एक ही है और वो है आ। ये जो है आ, ये आंग उपसर्ग है इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसका जो है वो लोप हो जाता है तो बचता क्या है आ। ठीक है, तो ये हो गया उपसर्ग आ जो कि एक ही है और छोटा आ जो होता है उससे स्टार्ट होने वाले कितने हैं 7 हैं, ये अभी आपने देखे। उसके बाद आ मतलब पान था ना, पी डबल है, उसके बाद क्या आया था एन, एन के नीचे था 3, यानी ना से स्टार्ट होने वाले 3 हैं, नी, निर, निस। ठीक है, नी, निर, निस, ये 3 हैं ना से स्टार्ट होने वाले उपसर्ग संस्कृत में और इसमें रा के नीचे हलंत है। ठीक है, वो टाइपिंग में लग नहीं पाया। नी, निर, निस, नी, निर, निस 3 ही हैं ना से स्टार्ट होने वाले। उसके बाद देखिए क्या आया था, पान हो गया ना, इतना ये आपका पान हो गया था। फिर क्या आया था 10 वी, डी क्या आया था, डी के नीचे क्या बना था 2, डी के नीचे भी 2 था, यू के नीचे भी 2 था और एस के नीचे भी 2 था, यानी तीनों के 2-2 हैं। ठीक है, तो डी के 2 हैं यानी दुर और दुस। ठीक है, इनके नीचे भी हलंत है, दुर और दुस इनके नीचे भी हलंत है। तो डी से स्टार्ट होने वाले 2 ही हैं, दुर और दुस। फिर क्या है यू आया था, यू के नीचे भी कितने बने 2। यहाँ पर देखें कि यू है, इसके नीचे 3 हमने लिखे हैं लेकिन 3 नहीं है, ये 2 हैं। देखें आप यहाँ पर आवलिक भी दिया हुआ है मैंने, उद और उत, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, संस्कृत में कई बार दा का ता हो जाता है और कई बार ऐसा होता है ता नहीं बदलता है, दा ही रहता है। जब आप संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे, आपको पता भी होगा ये चीज़। कई बार जैसे उत्थान लिखे हम तो उसमें ता आता है, इसी तरह से कई बार ऐसा होता है दा ही रहता है, कई बार दा बदलकर ता हो जाती है, तो इसको एक ही माना जाएगा। उद या उत एक ही चीज़ है, एक ही अर्थ देता है, उद और उथ ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो और उसके बाद यू से क्या है उप है, यानी यू से स्टार्ट होने वाले भी 2 ही उपसर्ग हैं। कौन से, उद और उत और उप। ठीक है, 2 ही हैं, ये उद और उत को एक माने और ये दूसरा हो गया उप। अब देखिए उसके बाद क्या था एस, एस के नीचे भी क्या बना है 2 बना है, यानी सु और सम। ठीक है, सु और सम, यानी संस्कृत हम लिखते हैं जब संस्कृत में हम उसका उपसर्ग क्या लगाते हैं सम। संस्कृत में संधि विच्छेद करके देखें उसमें सम होता है, सम उपसर्ग लगा होता है, तो संस्कृत में सन नहीं होता है सम होता है, तो भी ये सम हो गया। ठीक है, तो सा से स्टार्ट होने वाले यानी एस से यानी सा से स्टार्ट होने वाले 2 ही हैं उपसर्ग संस्कृत में, सु और सम। फिर क्या आया वी के नीचे था 1। ठीक है, यानी वा से स्टार्ट होने वाले, वा की आवाज़ में स्टार्ट होने वाले एक ही उपसर्ग है संस्कृत में, कौन सा वी। जैसे अभी हमने विहार किया था, हार में हमने वी लगाया और विहार हो गया था, तो वी उपसर्ग हिंदी में भी हो सकता है और संस्कृत में भी है। तो अब आप इन सब का टोटल करें आपको 22 मिल जाएंगे। 4 ये हो गए, 7 ये हो गए, ये एक ही है, 3 ये, 2 ये और 2 ये हैं। ठीक है, ये 2 हैं, इसको एक माना जाएगा। 2 फिर 2 ये हो गए और 1 ये हो गया। अगर आप टोटल करें तो दोनों के कितने हो गए जोड़कर, ये 22 हो गए, सभी को जोड़कर 22 हो गए। तो ये 22 उपसर्ग हैं संस्कृत में और इनको हम इसलिए याद कर सकते हैं पान 10वीं। ठीक है, पान 10वीं जो है हमने ट्रिक बताई है, PAAN
फिर DUS और V, पान 10वीं, और उनके नीचे जो संख्या लिखी है आप उसको भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मेन चीज़ संख्या ही है। तभी आपको याद रह सकता है कि कौन सा अक्षर के या कौन से अल्फ़ाबेट्स के कितने हैं उपसर्ग। ठीक है, जैसे पा से स्टार्ट होने वाले 4 हैं, ए से स्टार्ट होने वाले यानी छोटा वाला आ से स्टार्ट होने वाले 7 हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मेन चीज़ है वो ये संख्या है। आपको ये संख्या अच्छे से याद होनी चाहिए और इसका क्रम याद होना चाहिए कि कौन से अल्फ़ाबेट के नीचे कितनी संख्या है। जैसे डी के नीचे 2 है, यू के नीचे भी 2 है और एस के नीचे भी 2 है, यानी यू से भी 2 स्टार्ट होते हैं, उद या उत और उप। ठीक है, और दुर और दुस 2 स्टार्ट होते हैं इससे। ठीक है, तो ये 2 होते हैं तीनों से, और इसका वी होता है यानी 1 होता है। ना से भी 3 होते हैं, वो भी आपने सारे देख लिए। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है ये संख्या। आपको ये संख्या ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो मेन चीज़ आपको संख्या याद रखनी है, और इसका बस ये जो दूसरा वाला ए है इसका याद रखना, बस एक ही है, कौन सा है? वो बड़ा आ। बस इतना याद रखना है आपको। उपसर्ग में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उपसर्ग में पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। उपसर्ग में बस आपको उपसर्गों की संख्या याद रखनी है, और कौन कौन से उपसर्ग संस्कृत के हैं ये भी ज़रूर ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई है कि सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता रह सके कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं, क्योंकि आपसे कई बार 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें पूछा जाएगा कि इनमें से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो इसलिए आपको इस ट्रिक के माध्यम से संस्कृत के उपसर्ग याद रहेंगे, जिससे आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि हिंदी के कौन से हैं उपसर्ग और संस्कृत के कौन से हैं। इसीलिए आपको ये ट्रिक से जो है ये संस्कृत के उपसर्ग याद रखने हैं आपको, ताकि आपको पहचान हो सके कि हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं और संस्कृत के कौन से हैं। तो यहाँ पर कितनी चीज़ें आपने जानी कि उपसर्ग एक से अधिक हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं उपसर्ग एक ही हो, किसी भी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हो सकते हैं। दूसरी चीज़, आपसे मूल शब्द पूछा जा सकता है, मूल धातु या मूल शब्द पूछा जा सकता है किसी में, तो आप उसमें संधि विच्छेद कर लेंगे और मूल शब्द आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरी चीज़, आपसे संख्या पूछी जा सकती है, किसी भी शब्द में कितने उपसर्ग लगे हैं। फिर आपसे उपसर्ग में सर्ग की जो है अर्थ पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ होता है सृष्टि या रचना। ठीक है, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि या रचना। उसके बाद उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले या आगे लगते हैं और लग कर बिल्कुल नया अर्थ दे देते हैं, अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं। तो ये बस 2-3 चीज़ें हैं उपसर्ग में जो आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ना किस में है? प्रत्यय में। प्रत्यय में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रत्यय बहुत सारे हैं और सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक छोड़ दें हम, तो प्रत्यय सभी इम्पॉर्टेंट है। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रत्यय ही पढ़ाने वाले हैं और बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे। इतने टफ प्रत्यय और आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे, उनकी पहचान सारा कुछ बताया जाएगा आपको। प्रत्यय में प्रत्यय 2 होते हैं, कृत और तद्धित, लेकिन मोस्टली एग्जाम्स में कृत प्रत्यय ही पूछे जाते हैं और बहुत सारे हैं वो प्रत्यय। तो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत इजी वे में सारा कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। संस्कृत के जितने भी वीडियो आप देखेंगे सभी में आपको बहुत इजी वे में और ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको संस्कृत हल्की लगे। ठीक है, ये आसान लगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट संस्कृत के नहीं होते हैं तो उनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे साथ संस्कृत पढ़ने में, क्योंकि मैं भी संस्कृत के स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी जब पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, तो मैंने पढ़ी थी संस्कृत। और अभी भी मैं आपको पढ़ाने के लिए सोचती हूँ कि चीज़ें जो हैं बिल्कुल ईज़ी से ईज़ी कर सकूँ मैं। तो वो सारा कुछ मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँगी, सारा कुछ आसानी से आपको समझ में आएगा। बस मेरे साथ बने रहें, चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।